गाड़ी जैसे ही स्टेशन में प्रवेश करने को हुई, मेरी कल्पना में भैया का पत्र फिर घूम गया। दीदी, पिछले 8 साल से तुम मेरा निमंत्रण टालती जा रही हो। शायद माँ और बाबूजी के साथ मैं अपनी बहन को भी खो बैठा हूँ। खैर, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी गृहस्थी का न सही, पर अपनी जन्मभूमि का आकर्षण तुम्हें यहाँ खींच लाएगा, ऐसी आशा है। इस पत्र को अल्टीमेटम समझना। तुम्हारा भैया। घर के दिनों दिन बढ़ती जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया था कि किसी तरह जाना ही नहीं हो सका था। इस बार उसके पत्र ने मजबूर कर दिया और सभी झंझटों को पीछे ठेलकर मैं चल पड़ी। गाड़ी जब रुकी तो मेरे मन में वही उमंग थी जो शादी के बाद पहले पहले पीहर आने पर होती है। मैंने चलते ट्रेन से ही भैया को देख लिया था। रुकते ही कंपार्टमेंट में आकर उसने मेरे पैर छुए और हम लोग हाथ पकड़े पकड़े ही उतर गए। पर मन में कुछ खटका अवश्य। पहले तो यह मुझसे लिपट जाता था। उसी समय 2 चपरासियों ने मेरा सामान उठा लिया और मुझे स्मरण हो आया कि अब वह पुराना भैया तो नहीं है जो दोस्तों की टोली लेकर मुझे लेने आया करता था। आज तो वह एक जिम्मेदार अफसर है। स्टेशन में भीतर बाहर से बहुत कुछ बदला हुआ था, पर ऐसा भी नहीं था कि पहचाना ही न जा सके। पुरानी स्मृतियों में डूबती उतारती मैं कार में बैठ गई। भैया ने कुछ बोलना चाहा, पर मेरे असंगत उत्तरों से उसने शायद मेरी मनस्थिति भांप ली और फिर वह चुप ही रहा। कार कोलतार की सड़कों पर फिसलने लगी और उसके साथ ही मेरा मन भी फिसलता हुआ समय के उस पार पहुंचकर स्मृतियों की दुनिया में खो गया। तंग गली के मोड़ पर तांगा खड़ा है। बाबूजी तांगे वाले को पैसे दे रहे हैं। भैया सामान लिए चल रहे हैं और उनके पीछे मैं। मेरे आने की खबर तेजी से फैल जाती और कई जोड़ी आंखें घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों और छज्जों से मुझे घूरने लगती है। भगत जी मिलते हैं और आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। माथुर चाची खिड़की से ही कुशलक्षेम पूछ लेती है। चौबे जी की मुन्नी पप्पू का मेरी गोद से छीनकर भाग जाती है। पड़ोस के रामू दादा चिल्लाकर पूछते हैं, क्यों ही लाड़ो, यह कितने नंबर का पार्सल है? उनके इस प्रश्न पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी है, मुझसे लिपट जाती है। दोनों के आंसुओं में बिछोड़ी व्यथा अधिक है या मिलने का आनंद कहना कठिन है। बाबूजी जीती रहो कहते हुए एक और चले जाते हैं। आओ दीदी, मैं चौंकी और वर्तमान में आ गई। गाड़ी एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थी और भैया मुझसे उतरने के लिए कह रहा था। तंग गली का वह पुराना मकान यदि कठोर यथार्थ था तो भैया का यह नया घर स्वप्न की तरह सुंदर। दरवाजे पर ही रीता भाभी खड़ी थी। शादी के 10 साल उनके सौंदर्य और सुकुमारता में कोई अंतर नहीं ला पाए हैं। सुंदर उद्यान से घिरे उस भव्य भवन के द्वार पर वे किसी कलात्मक प्रतिमा सी लग रही थी। बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने मुझसे नमस्ते की। रीता, तुम दीदी के नहाने खाने का प्रबंध करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा दीदी, शाम को मिलेंगे, कहता हुआ भैया सीढ़ियाँ उतर कर गाड़ी में बैठ गया। चपरासी आगे पीछे दौड़ रहे थे। काश माँ और बाबूजी ये सब देखने के लिए जीवित रहते। ये सब मंत्रमुग्ध सी मैं तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर एकाएक अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगी, जैसे कोई नन्ही बच्ची भीड़ में खो गई हो। ऐसा होना तो नहीं चाहती। मैं तो अपने पीहर आई थी, अपने इकलौते भाई के घर। वह बेचारा मेरे एक एक इच्छा पूरी करने के लिए भाग रहा था। दोनों भतीजे अपनी किलकारियों से मेरा मन पुलकित कर रहे थे। रीता बेचारी तो बिछी जा रही थी। सारे घर के लिए मैं एक सम्मानित अतिथि थी और यही बात मेरे हृदय को आघात पहुंचा रही है। मैं वह रज्जू नहीं थी जिसके लिए तवा उतारने से पहले मीठा चीला बनाना माना भूलती थी। वह बिटिया नहीं थी जिसके लिए सेवधानी की पुड़िया लाने की
बात बाबूजी को 100 कामों के बीच भी याद रहती थी। वह रजनी भी नहीं थी जिसके लिए मधुर चाची आंवले का अचार और पंडिताइन मौसी उड़द के पापड़ अवश्य भेजती। अब मैं वह दीदी क्यों नहीं थी जिसके लिए खट्टी इमली से भैया घर भर देता था। भैया तो सचमुच अब बहुत ही बदल गया था। यह बात नहीं कि वह मेरी उपेक्षा करता, वह तो बेचारा ऑफिस से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटाता और अधिक से अधिक समय मुझे देने का प्रयत्न करता। हम दोनों के बीच एक अदृश्य सा तनाव बन गया था। कभी मैं सोचती, क्या वही बदला है? समय के चक्र में मुझे क्या अछूता ही छोड़ दिया।